हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रांति बैच 2। दोस्तों, इस बैच के अंदर अपने प्रीवियस लेक्चर पे हमने स्टार्ट किया था लिटरेचर्स ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, और जिन साहित्यकारों में हमने ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार जो थे, उसके बाद मध्यकाल के जो इंपॉर्टेंट साहित्यकार थे, एंड नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी लर्नड मॉडर्न लिटरेरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक साहित्यकार, है ना। तो हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक साहित्यकार जो देखे थे, उसको हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उन प्रमुख साहित्यकारों को जिन्हें लेखन के लिए या जिन कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मिले थे, या जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट मैगजीन्स को एडिट की। उसके अलावा हमने कई सारे फोक लिटरेरियर्स भी देखे थे, लोक साहित्यकार भी देखे थे। किनको किनको देखा था हमने? जगनेक, उसके बाद सूरी, जिन्हें हम जयदेव कहते हैं, बुंदेलखंड का। और नेक्स्ट हमने देखा था संत सिंघाजी, जो कि किसके समकालीन थे? कबीर के। संत कबीर के समकालीन कौन थे? तो संत कबीर के समकालीन थे संत सिंघाजी। उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं देखी थी? साखी, भजन, आत्मध्यन, बारामासी, 15 तिथि और देश की वाणी। तो हम इसमें कुछ मॉडर्न लिटरेरियर्स जो हमने देखे थे, क्या देखे थे? मॉडर्न लिटरेरियर, मॉडर्न लिटरेरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। हमने कुछ मॉडर्न लिटरेरियर्स देखे थे। तो जिसमें हमने सबसे पहले कौन सी चीजें देखी थी? सबसे पहले हमने पढ़ा था श्री माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में। किसके बारे में? माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में हमने कौन कौन सी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं देखी थी? माखन लाल चतुर्वेदी की इंपॉर्टेंट जो रचना है ना। तो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे पुरानी चीज़ें या हमारे प्रीवियस डे में हमने क्या पढ़ा, उसका एक बार थॉरो रिवीजन इस उद्देश्य से कराती हूँ कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से लिंक कर सकें, या जो भी हमने कल चीज़ें पढ़ी थी अगर उसका जिक्र हमारे नेक्स्ट क्लास में हो रहा है तो वो चीज़ें आपके माइंड में स्टक करें, वो चीज़ें आपके माइंड में हों। तो कल हमने देखा था माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि हमारे पहले आधुनिक साहित्यकार थे। तो इनके बारे में हमने इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं देखी थी, जिनमें से इनकी 3 रचनाओं में, है ना, एक तो थी इनकी कौन सी? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी। तो हिम तरंगिणी में हमने क्या देखा था भाई? हिम तरंगिणी के लिए इनको क्या मिला था? हिम तरंगिणी के लिए ही वॉज अवॉर्डेड with साहित्य अकेडमी in which year? in the year 1955. then we have seen कि इन्हें देव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? देव पुरस्कार से। किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो हिम की रिटनी, हिम के रिटनी के लिए इन्हें सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? इन्हें सरकार द्वारा देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? हिम के रिटनी के लिए। देन नेक्स्ट इन्हें पद्म भूषण सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 1963 में। इन द ईयर 1963 ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, फिर ये कौन सा जनरल पब्लिश करते थे? तो कर्मवीर। और कर्मवीर जनरल के माध्यम से, कर्मवीर समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने कई सारे स्वतंत्रता आंदोलनों में क्या किया था? अपना हिस्सा लिया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट किन के बारे में पढ़ा था? तो एक हमने नाम पढ़ा था हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, है ना। एक हमने किनका नाम देखा था? तो एक हमने देखा था हरिशंकर परसाई का नाम। हरिशंकर परसाई में हमने क्या देखा कि इन्हें इनकी रचना के लिए 1982 में किससे सम्मानित किया गया था? साहित्य अकेडमी। किससे सम्मानित किया गया था? साहित्य अकेडमी। अब भाई रचना इनकी कौन सी थी? तो इनकी रचना थी कौन सी? विकलांग। इनकी रचना कौन सी थी? विकलांग श्रद्धा का दौर। कौन सी थी इनकी रचना? इनकी रचना थी विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके लिए इन्हें क्या किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसके लिए इन्हें 1982 में, 1982 में
सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकेडमी। इसके अलावा ही वॉज द एडिटर ऑफ द मैगजीन नेम्ड, किस मैगजीन के एडिटर थे? वसुधा एंड प्रहारी। वसुधा एंड प्रहारी किसके एडिटर थे? ही वॉज द एडिटर ऑफ द मैगजीन नेम्ड वसुधा एंड प्रहारी। देन नेक्स्ट हमने किनके बारे में देखा था? तो नेक्स्ट हमने देखा था शरद जोशी, है ना, शरद जोशी। शरद जोशी की हमने कौन कौन सी रचनाएं देखी थी? तो एक था गधा, अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियां, मैं और केवल मैं, राह किनारे बैठ और तिलिस्म। और सरकार द्वारा, कब, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किसको? श्री शरद जोशी। तो सरकार के द्वारा शरद जोशी को 1990 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें सरकार द्वारा 1990 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्मश्री से। किसे सम्मानित किया गया था? शरद जोशी को। और 1992 में भारत मध्य प्रदेश सरकार ने शरद जोशी क्या देना शुरू किया? सम्मान, जिसमें जो भी व्यंग लेखन करते हैं, जो भी कवि या लेखक जो व्यंग लेखन या जो व्यंग लेख लिखते हैं, है ना, उनकी कृति के आधार पर उनको क्या दिया जाता है? शरद जोशी सम्मान। क्योंकि शरद जोशी खुद भी क्या थे? वे खुद भी एक व्यंग लेखक थे। देन नेक्स्ट हमने एक नाम देखा था किनका? नेक्स्ट वी हैव सॉट भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो थे, इन्हें कब दिया गया था साहित्य अकेडमी? तो 1972। उनकी किस कृति के लिए? किस कृति के लिए? तो बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के लिए क्या दिया गया था? 1972 का क्या दिया गया था उन्हें? साहित्य अकेडमी। उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट देखा था जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आया था कि बालकृष्ण शर्मा नवीन। कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन जो थे, है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन, उनकी कौन सी दो कृतियां या उन्होंने अपनी कौन सी दो कृतियां जो हैं वो गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए लिखी थी। अब ये गणेश शंकर विद्यार्थी कौन है? तो कल हमने पढ़ा था कि जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है, ये प्रताप मैगजीन, कौन सी मैगजीन? प्रताप मैगजीन की एडिटिंग करके थे। किसके साथ मिलकर? गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर। तो उनके लिए इन्होंने दो रचना लिखी। एक कौन सी? प्राण अर्पण और एक आत्मोत्सर्ग। एक लिखी थी प्राण अर्पण और दूसरी लिखी थी आत्मोत्सर्ग। किसके लिए लिखी थी? गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरियन में हमने किसके बारे में देखा था? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, है ना। तो किसके बारे में देखा था हमने? अटल बिहारी वाजपेयी जी में के लिए हमने देखा था। तो इन्हें कौन कौन से प्रमुख दो हाईएस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1992 विथ हाईएस्ट पद्म अवार्ड या सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड ऑनर ऑफ इंडिया, पद्म विभूषण। ये हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो 1996 में शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए बने थे, 13 डेज में ये इनके लिए बने थे प्राइम मिनिस्टर, और 1998 से 2004 तक के फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर इन्हें 2005 में किससे सम्मानित किया गया? भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से। किससे? भारत रत्न। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक देखा था किनके बारे में? मध्य प्रदेश का नर्मदा, किसके बारे में हमने देखा था? मध्य प्रदेश का नर्मदा पुरुष किसे कहते हैं? अमृतलाल बेगड़ को, जिन्हें 2004 में किससे सम्मानित किया गया?
साहित्य अकेडमी, किससे सम्मानित किया गया? साहित्य अकेडमी से, है ना। तो ये हमने, और इनके साथ साथ और भी कई सारे हमने लिटरेचर्स देखे थे मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट साहित्यकार देखे थे। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का स्कल्पचर आर्ट, या मध्य प्रदेश की शिल्पकला। और मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकलाओं को पढ़ने के बाद वी विल स्टार्ट विथ इम्पॉर्टेंट टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। हम मध्य प्रदेश का टूरिज्म स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट फोर्ट, पैलेसेस, टॉम्ब, आर्किटेक्चर, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, क्या? फेयर्स और फेस्टिवल्स। मध्य प्रदेश के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मतलब मध्य प्रदेश के मेले एवं त्योहार। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टूरिज्म। फर्स्टली हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकला। क्या है हमारा टॉपिक? तो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विथ मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकला, इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर आर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। तो सबसे पहले कौन सी है? उचेहरा धातु शिल्प, सतना के उचेहरा टाउन, सतना के उचेहरा गांव की धातु शिल्प या स्कल्पचर आर्ट। तो यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ब्रॉन्ज, कांसा, कांसा मतलब ब्रॉन्ज, कांसा मतलब ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे प्रसिद्ध है ब्रॉन्ज की फेमस बटलोही, है ना। ब्रॉन्ज की फेमस मटकी जैसी एक होती है, क्या? बटलोही। तो कांसे की प्रसिद्ध बटलोही। उचेहरा धातु शिल्प, जैसे हमने एक डायनेस्टी पढ़ी थी ना, उच्चकल्प डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? उच्चकल्प डायनेस्टी। उन्होंने भी कहाँ पे रूल किया था? उन्होंने रूल किया था सतना के उचेहरा टाउन में। तो वही उचेहरा टाउन की बात हो रही है। सतना के उचेहरा में किस धातु की जो चीज़ें हैं या किस धातु का शिल्पकला फेमस है? तो ब्रॉन्ज की, है ना। तो ब्रॉन्ज की क्या मिलती है यहाँ से? ब्रॉन्ज की प्रसिद्ध बटलोही। तो फेमस बटलोही मिलती है कहाँ से? उचेहरा से। और कौन से धातु की या कौन से मिनरल की बनी होती है? तो कांसे की बनी होती है। कांसा मतलब ब्रॉन्ज। उसके बाद दतिया और टीकमगढ़, दतिया और टीकमगढ़ में बेल मेटल स्कल्पचर के लिए फेमस है। किसके लिए? घंटों, है ना। घंटों आप जानते हैं, जो मंदिर में लगाने वाले घंटे होते हैं या घंटियां, है ना, जो हम घर में पूजा करते समय यूज करते हैं। तो बेल मेटल स्कल्पचर्स के लिए ये फेमस है। जो बेल मेटल मतलब जो घंटे जिससे बनाए जाते हैं, तो उस शिल्पकला के लिए फेमस कौन है? दतिया और टीकमगढ़। और दतिया और टीकमगढ़ का जो बेल मेटल है ना, बेल मेटल। तो दतिया और टीकमगढ़ का जो बेल मेटल है उसे क्या प्राप्त हुआ है? जीआई टैग, जीआई टैग। तो ये जीआई टैग प्रोडक्ट है। तो उचेहरा की धातु शिल्प किस धातु की? कांसे की धातु की। और दतिया और टीकमगढ़ किसके लिए फेमस है? बेल मेटल स्कल्पचर, बेल शिल्पकला या घंटे की जो शिल्पकला होती है उनके लिए, है ना। घंटे जो मंदिर में लगाए जाते हैं उनके लिए। और वहाँ के दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल को क्या मिल चुका है? सरकार द्वारा जीआई टैग प्राप्त चीजें हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं गुड़िया शिल्पकला। गुड़िया शिल्पकला या फिर डॉल क्राफ्ट, है ना। क्या है ये? तो ये है डॉल क्राफ्ट। डॉल क्राफ्ट में मेकिंग डॉल्स आउट ऑफ न्यू एंड ओल्ड कलरफुल पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है। मेकिंग डॉल्स आउट ऑफ न्यू एंड ओल्ड कलरफुल पीसेस ऑफ पेपर, मतलब अलग अलग कलर्स के या अलग अलग रंगों के नए और पुराने कागज़ों से, कई बार तो अखबारों से भी क्या बनाई जाती है? गुड़िया शिल्पकला या गुड़िया बनाई जाती हैं, डॉल बनाई जाती हैं, ठीक है। अब इनके मेजर एरियाज़ कौन कौन से हैं? तो इनके मेजर एरियाज़ हैं ग्वालियर और झाबुआ। ग्वालियर और झाबुआ किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ग्वालियर और झाबुआ फेमस हैं गुड़िया शिल्पकला के लिए। मेकिंग डॉल आउट ऑफ न्यू एंड ओल्ड कलरफुल पीसेस ऑफ पेपर,
मेकिंग डॉल्स आउट ऑफ न्यू एंड ओल्ड कलरफुल पीसेस ऑफ पेपर। और इसके मेजर एरियाज कौन कौन से हैं? एक है ग्वालियर एंड नेक्स्ट इज झाबुआ, ग्वालियर और झाबुआ। अब दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, कौन? ग्वालियर और झाबुआ। फिर दो इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के हम नाम पढ़ते हैं। रमेश परमार और शांति परमार। कौन है ये? तो ये मध्य प्रदेश के दो व्यक्तित्व हैं जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से बिलोंग करते हैं। किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंध रखते हैं रमेश परमार और शांति परमार, जिन्हें गुड़िया शिल्प कला के लिए सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जा चुका है? पद्मश्री। ये दोनों मध्य प्रदेश के पद्मश्री अवॉर्डेड व्यक्ति हैं। कौन से कला के लिए? तो गुड़िया शिल्प कला के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प कला के लिए कौन से दो प्रमुख व्यक्तित्व हैं? रमेश परमार और शांति परमार, जिन्हें भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जा चुका है? पद्मश्री सम्मान। ठीक है, किस फील्ड में? तो स्कल्पचर फील्ड में या शिल्प कला के क्षेत्र के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? चिचली। अब चिचली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में। हमने जब हिस्ट्री पढ़ा था तो हमने पढ़ा था चिचली इंसिडेंट, है ना, चिचली हत्याकांड एक देखा था, जिसमें मनसा राम और गौरा देवी की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। उन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा गोली मार दी गई थी। तो उसी चिचली की बात हो रही है। अब चिचली में क्या फेमस है देख लेते हैं। चिचली स्कल्पचर आर्ट कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। अब यहाँ के पीतल और तांबे से बने घंटा, परात, थाली आदि, तो कई सारी शिल्पकला, मतलब इन सब को मैं बोल सकती हूँ बर्तन, है ना। तो पीतल और कॉपर, मतलब कि पीतल और तांबे से बने क्या? परात, मतलब एक तरीके की बड़ी थाली। उसके बाद फिर थाली और मंदिर में जो घंटे होते हैं ना, तो वो कहाँ पर फेमस है? तो ये चीज़ें फेमस हैं चिचली की। तो चिचली में कौन सा मेटल फेमस है? एक तो पीतल और दूसरा तांबा। तांबा एंड कांसा आर डिफरेंट। तांबा क्या होता है? कॉपर, और कांसा ब्रॉन्ज। तो कांसे की चीज़ें कहाँ पे? कांसे की फेमस बटलोही कहाँ पे फेमस है? ये है सतना के उचेहरा टाउन में। उसके बाद हमने गुड़िया शिल्पकला देखी, अभी हमने चिचली स्कल्पचर आर्ट देखा। तो चिचली स्कल्पचर आर्ट कहाँ का है? चिचली स्कल्पचर आर्ट यहाँ पर पीतल और तांबे से बनी वस्तुएं जैसे कि घंटा, थाली, परात, ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के चिचली गाँव की। नेक्स्ट देखते हैं क्ले क्राफ्ट्स। छतरपुर, मंडला, धार, इंपॉर्टेंट एरियाज आपको पता होने चाहिए। तो क्ले क्राफ्ट्स के लिए छतरपुर, मंडला और धार वेरियस यूटेंसिल्स एंड गॉड के स्टेचूज, ठीक है, आर मेड। तो क्ले से, है ना, क्ले थोड़ा मिट्टी जैसा कोई पदार्थ होता है ये। तो जो क्ले होता है ना, हम अपनी डेली लाइफ में भी क्ले का कई चीज़ों में प्रोजेक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो क्ले से बने जो क्राफ्ट हैं, मतलब क्ले से बना जो शिल्प है, वो कहाँ पर फेमस है? छतरपुर, मंडला और धार में। ठीक है, फिर बहुत सारे बर्तन क्ले से बनाए जाते हैं और भगवान के स्टैचूज या भगवान की मूर्तियाँ, जैसे गणेश जी के समय पे, है ना, गणेश चतुर्थी के समय पे गणेश जी की मूर्तियाँ और दुर्गा जी की मूर्तियाँ जब नवदुर्गों के समय पे, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से बनाई जाती हैं? क्ले क्राफ्ट्स। तो उनमें भी कई बार क्ले का क्या है जो यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है क्या? हैंडलूम क्राफ्ट्स। हैंडलूम क्राफ्ट्स अंडर दिस साड़ीज ऑफ चंदेरी एंड महेश्वरी आर फेमस। अब हैंडलूम मतलब हाथ से, या मैं बोलूँ तो हथकरघा, हथकरघा, है ना, हथकरघा मतलब जहाँ पे हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं।
तो यहाँ पे क्या चीज़ें फेमस हैं? तो अंडर दिस, इसके अंदर क्या फेमस है? साड़ीज ऑफ चंदेरी एंड महेश्वरी आर फेमस। अंडर दिस साड़ीज ऑफ चंदेरी एंड महेश्वरी आर फेमस। इसके अंतर्गत चंदेरी की और महेश्वरी की साड़ीज आती हैं, क्योंकि जो महेश्वरी में जो वहाँ की साड़ीज़ की इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर आज भी लोग हाथ से क्या करते हैं? बुनाई करते हैं साड़ियों की, जिसे शुरू किसने करवाया था? देवी अहिल्याबाई होलकर ने। तो द कॉपर मेटल जरी प्रिंट ऑफ भोपाल एंड बाघ प्रिंट ऑफ धार। कॉपर मेटल से प्रिंट होती है जरी प्रिंट ऑफ भोपाल एंड बाघ प्रिंट ऑफ धार इज मोस्ट फेमस इन द कंट्री, नॉट ओनली इन एमपी बट इन इंटायर मध्य प्रदेश, सॉरी नॉट ओनली इन एमपी बट इन इंटायर कंट्री में क्या फेमस है? भोपाल का जरी प्रिंट, धार का बाघ प्रिंट और चंदेरी और महेश्वरी की साड़ी। मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग है। चंदेरी साड़ीज जो है ना, उन्हें क्या मिला है मध्य प्रदेश में? चंदेरी साड़ीज जो हैं वो जीआई टैग प्रोडक्ट है, मध्य प्रदेश का जीआई टैग उन्हें मिल चुका है। फिर नेक्स्ट है वुड क्राफ्ट। वुड क्राफ्ट मतलब जहाँ पर लकड़ी से शिल्प बनाए जाते हैं, लकड़ी से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? बुधनी। अब बुधनी कहाँ पे है? तो बुधनी है भैया सीहोर में। बुधनी, श्योपुर और रीवा, ये मेजर एरिया हैं वुड क्राफ्ट के। किस चीज़ के? वुड क्राफ्ट के। फिर गम, जिंक पाउडर एंड वेरियस कलर्स आर यूज। क्या क्या यूज़ किया जाता है इनको बनाने में, या लकड़ी से खिलौनों को बनाने में किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है? इन दिस गम, जिंक पाउडर एंड वेरियस कलर्स आर यूज्ड। कौन कौन से इसके मेजर एरियाज हैं? बुधनी, श्योपुर और रीवा। नेक्स्ट आता है हमारा बैम्बू क्राफ्ट। बैम्बू क्राफ्ट मतलब बांस से जो शिल्प बनाया जाता है। तो इसका एरिया कौन सा है? झाबुआ, मंडला, बैतूल और उमरिया। अब इन जगह पे हमारी मेजर ट्राइब्स कंसंट्रेटेड हैं या नहीं है? इन जगह पे मध्य प्रदेश की मेजर ट्राइब्स जो है वो रिसाइड करती हैं। कहाँ पर? झाबुआ, मंडला और बैतूल में। कहाँ पर? झाबुआ, मंडला एंड बैतूल। तो यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो इस क्राफ्ट को बनाने में क्या हैं? एंगेज हैं। वेरियस ट्राइब्स आर एंगेज्ड इन दिस क्राफ्ट। वेरियस ट्राइब्स ऑफ एमपी आर एंगेज्ड इन दिस क्राफ्ट। इस क्राफ्ट को बनाने में मध्य प्रदेश की कई सारी जनजातियां जो हैं वो एंगेज्ड हैं। उसके बाद स्टोन क्राफ्ट मतलब पत्थर से शिल्प कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो वेरियस आर्टिफैक्ट्स मतलब बहुत सारी कलाकृतियाँ मेड ऑन स्टोन। ठीक है। मेजर एरियाज कौन कौन से हैं? मंदसौर और रतलाम। तो बहुत सारे प्रकार के टॉयज़, उसके अलावा अदर मटेरियल्स और जो भी चीज़ें होती हैं पत्थर से, तो वो पत्थर से कहाँ पर बनाई जाती है? मंदसौर और रतलाम फेमस एरियाज़ हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो कलाकृतियाँ हैं, पत्थर के ऊपर कलाकृतियाँ या पत्थर के ऊपर डिज़ाइंस या पत्थर के ऊपर लिखना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? की जाती हैं। तो वो किसके अंतर्गत आती हैं? स्टोन क्राफ्ट। और कहाँ पे फेमस है? मंदसौर और रतलाम में। देन नेक्स्ट है छिपा शिल्पकला। द भैरूगढ़ छिपा आर्ट ऑफ उज्जैन इज मोस्ट फेमस इन द कंट्री। उज्जैन के भैरूगढ़ का, कहाँ का? उज्जैन के भैरूगढ़ की कौन सी शिल्पकला फेमस है? उज्जैन के भैरूगढ़ की कौन सी शिल्पकला फेमस है? तो छिपा शिल्पकला। द भैरूगढ़ छिपा आर्ट ऑफ उज्जैन इज मोस्ट फेमस इन द कंट्री। इसमें कैसे बनाई जाती है? मेड विथ हेल्प ऑफ डिफरेंट कलरफुल डाइज ऑन क्लोथ्स। क्लोथ्स में अलग अलग कलर्स की डाइज जो है वो यूज़ की जाती हैं और अलग अलग प्रकार के नेचुरल सीन, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। उसको क्या बोलते हैं? छिपा शिल्पकला। कहाँ की फेमस है? भैरूगढ़, उज्जैन। नेक्स्ट देखते हैं क्या? लीफ क्राफ्ट। लीफ क्राफ्ट मतलब कि पत्तों या पत्तियों से बनाई जाती है। कहाँ पर? ब्रूम्स, टॉयज एंड डेकोरेटिंग मटेरियल्स मेड विद द हेल्प ऑफ लीफ। पत्तों या पत्तियों की सहायता से क्या बनाए जाते हैं? ब्रूम्स। ब्रूम्स मतलब झाड़ू। तो
झाड़ू, अलग अलग प्रकार के खिलौने और डेकोरेटिंग मटेरियल्स किससे बनाए जाते हैं? लीव से। और ये भी मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स है वहाँ पे क्या है? प्रचलित है। मध्य प्रदेश के ट्राइबल डोमिनेटेड क्षेत्रों में ये प्रचलित है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या? लाख स्कल्पचर आर्ट। लाख इज मेड फ्रॉम गोंदिया जूस ऑफ ट्री। ठीक है, तो पेड़ का जो गोंदिया जूस होता है उससे क्या बनाया जाता है? लाख। और फिर उसी लाख से क्या बनाए जाते हैं? मेकअप बॉक्सेस बनाए जाते हैं, है ना। उसी लाख से क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? तो उसी लाख से मेकअप बॉक्सेस, बैंगल्स, लाख के कड़े आपने सुने होंगे, और भी डेकोरेटिंग मटेरियल्स जो है वो लाख से बनाया जाता है ना। लाख शिल्पकला कहाँ से निकलता है? लाख। तो ट्री का गोंदिया जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गोंदिया जूस ऑफ ट्री, और बहुत सारे प्रकार के डेकोरेटिंग आइटम्स जो हैं वो बनते हैं, जैसे कि बैंगल्स, वो मेकअप बॉक्सेस एटसेट्रा। मेजर एरियाज कौन कौन से हैं? तो उज्जैन, इंदौर, महेश्वर, मंदसौर और रतलाम, है ना। मतलब यहाँ पे एक चीज हमको दिख रही है कि वेस्टर्न एमपी इन चीजों में फेमस है। किसमें? वेस्टर्न एमपी, महेश्वर, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे। क्यों? क्योंकि जयपुर, या जयपुर में बोलूं या इंटायर राजस्थान में लाख शिल्पकला बहुत ज्यादा फेमस है। और हमारे वेस्टर्न एमपी की जो बॉर्डर है वो भी कहाँ से लगती है? राजस्थान से लगती है ना। तो वेस्टर्न एमपी में लाख शिल्पकला फेमस है। लाख जो है वो पेड़ के गोंदिया जूस से बनती है। और फिर क्या होता है? अलग अलग प्रकार के मेकअप बॉक्सेस, बैंगल्स और भी स्कल्पचर आर्ट जो है वो उससे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश की शिल्पकला एक छोटा सा टॉपिक था। जो चीज़ें हैं ना, मुझे आप लोगों को मध्य प्रदेश की चित्रकला जो हमने पढ़ी थी, फोक पेंटिंग, उसके बाद ही ये चीज़ें पढ़ानी थी। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो शिल्पकला पता होना चाहिए। अबाउट डॉल क्राफ्ट, उसके बाद हमने उचेहरा टाउन पढ़ा। उचेहरा टाउन सतना डिस्ट्रिक्ट में ब्रॉन्ज की चीज़ें फेमस हैं। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा था? गुड़िया शिल्पकला, लाख शिल्पकला, स्टोन क्राफ्ट, क्ले क्राफ्ट और वुड क्राफ्ट। अब हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। क्या स्टार्ट करना है? मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। हमें क्या स्टार्ट करना है? मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए, तो 1 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। क्या पढ़ना है हमको? मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह में हम स्टार्ट करेंगे तानसेन फेस्टिवल, तानसेन उत्सव। तानसेन फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, है ना।
तानसेन का मकबरा भी कहाँ पर बनाया गया है? तानसेन का मकबरा, टॉम्ब ऑफ तानसेन, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। और तानसेन फेस्टिवल भी कहाँ पर बनाया जाता है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कब स्टार्ट किया गया था? 1924 में। और 100 तानसेन का जो 100वां फेस्टिवल है या 100वां तानसेन समारोह, वो कब मनाया गया? दिसंबर 2024 में। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि तानसेन समारोह का जो आयोजन है ना, तानसेन समारोह का जो आयोजन है वो किस समय किया जाता है या किस माह में किया जाता है? तो दिसंबर माह में तानसेन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस बार तानसेन का 100वां समारोह किया गया था, है ना। तानसेन का 100वां समारोह सेलिब्रेट किया गया था 2024 में दिसंबर में। और इस फेस्टिवल में कई सारे अवार्ड्स और ऑनर्स जो हैं वो अलग अलग संगीतकारों को मिलते हैं या अलग अलग कवियों को दिए जाते हैं। तो तानसेन फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। तानसेन अवार्ड भी इसी फेस्टिवल में अनाउंस किया जाता है। कौन सा अवार्ड? तानसेन अवार्ड। अब कौन सा अवार्ड किसे मिला और किस ईयर का, ये चीज़ें हम कब पढ़ेंगे? जब हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑफ मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट खजुराहो डांस फेस्टिवल, जो कि एक इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल है। कैसा है? इंटरनेशनल। क्यों बोलते हैं इसको इंटरनेशनल? क्योंकि इस फेस्टिवल में नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के कई सारे आर्टिस्ट, डांसर्स, म्यूजिशियंस और भी कई सारे जो चीज़ें हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर या वर्ल्ड वाइड लेवल पर लोग क्या करते हैं? वहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं। कितने दिन का समारोह है? 7 दिन का इंटरनेशनल फेस्टिवल है। छतरपुर में आयोजित कराया जाता है, खजुराहो छतरपुर में। कब स्टार्ट किया गया था? 1975 में। कब स्टार्ट कराया गया था इसे? 1975 में। कौन सा फेस्टिवल? खजुराहो फेस्टिवल। कब स्टार्ट हुआ था? 1975 में। कितने दिन का फेस्टिवल है? 7 दिन का इंटरनेशनल फेस्टिवल है। कितने दिनों का? 7 डेज इंटरनेशनल फेस्टिवल। कहाँ पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। नेक्स्ट है फिर मालवा उत्सव। कौन सा? मालवा उत्सव। अब मालवा उत्सव पहले इंदौर, उज्जैन और मांडू 3 जगह पे होता था, लेकिन अब केवल कहाँ पे होता है? इंदौर में। मालवा उत्सव केवल कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। एम टू प्रमोट मालवा कल्चर। तो मालवा उत्सव भी 7 दिनों का त्यौहार है और इसका मेजर एम क्या है? तो इसका मेजर एम है मालवा कल्चर को प्रमोट करना। मालवा कल्चर को प्रमोट करना। मालवा उत्सव कब मनाया जाता है? किस जगह पे? तो 7 दिन का फेस्टिवल है जिसका मेजर एम है कि जो मालवा कल्चर है, मालवा संस्कृति है ना। क्या है? मालव संस्कृति। तो मालवा कल्चर को क्या करना? प्रमोट करना। उसके लिए मालवा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा उत्सव? मालवा उत्सव। और ये 7 दिनों का 7 दिनों का क्या है? फेस्टिवल है। और 7 दिनों का इंटरनेशनल फेस्टिवल कौन सा है? खजुराहो डांस फेस्टिवल। उसके बाद फिर निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव कहाँ पर होता है? निमाड़ उत्सव तो ये होता है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के स्थित महेश्वर में। निमाड़ उत्सव महेश्वर में होता है एट द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, जिसमें कौन सा अवार्ड अनाउंस किया जाता है? देवी अहिल्याबाई सम्मान। देवी अहिल्याबाई अवार्ड इज अनाउंस्ड। कौन सा अवार्ड अनाउंस किया जाता है? देवी अहिल्याबाई अवार्ड। निमाड़ उत्सव कहाँ पे है? कहाँ पर आयोजन किया जाता है निमाड़ उत्सव का? महेश्वर में। जिसमें क्या बेसिकली उसमें देखा जाता है या क्या चीज़ होती है? तो बोटिंग, एक बोटिंग। तो बोटिंग का आनंद लिया जाता है कहाँ पर? नर्मदा नदी में। कौन से उत्सव में? निमाड़ उत्सव में। कहाँ पर लगता है? महेश्वर में। नर्मदा नदी के किनारे अहिल्याबाई फोर्ट के
पास में लगाया जाता है और यहीं पर देवी अहिल्याबाई अवार्ड भी अनाउंस किया जाता है, क्योंकि महेश्वर और देवी अहिल्याबाई का क्या है, बहुत गहरा नाता है। उन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी, महेश्वर बनाई थी, और महेश्वर में कई सारे मॉडर्न डेवलपमेंट्स उन्होंने आज से कई सालों पहले करवा दिए थे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लोकरंग समारोह। लोकरंग समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है, लोकरंग समारोह भोपाल में। अब वी हैव नो द डिफरेंस बिटवीन लोकरंग और लोकरंजन। लोकरन और लोक रंजन। तो जो लोकरंग उत्सव है ये रिपब्लिक डे के अवसर पर कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये 5 डेज का फेस्टिवल होता है जो कि भोपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। और लोक रंजन फेस्टिवल क्या है, इसको खजुराहो फेस्टिवल को ही लोक रंजन फेस्टिवल बोलते हैं। कौन से फेस्टिवल को, खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो फेस्टिवल को कौन सा बोलते हैं, लोक रंजन। तो लोक रंजन एंड लोकरंग आर डिफरेंट। लोक रंजन फेस्टिवल क्या है, खजुराहो डांस फेस्टिवल, और लोक रंग फेस्टिवल क्या है, भोपाल का फेस्टिवल जो कि रिपब्लिक डे के समय पर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें मेधावी जो विद्यार्थी होते हैं हमारे स्टेट के या मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। और रिपब्लिक डे से 5 दिन तक, ठीक है, 26 जनवरी से 5 दिन तक इसे आयोजित किया जाता है। कौन ऑर्गेनाइज करता है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी कौन आयोजित करता है इसे, तो इसे आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी के द्वारा। नेक्स्ट कौन सा है, कालिदास उत्सव या कालिदास समारोह, कालिदास फेस्टिवल। कालिदास फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है, उज्जैन में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो उज्जैन का दरबार था उसमें नवरत्न थे, और उसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कौन थे, कालिदास। आर्टिस्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल एंड संस्कृत लिटरेचर पार्टिसिपेटेड। तो कई सारे क्लासिकल जो लिटरेरियर्स होते हैं या साहित्यकार होते हैं हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज में, वो इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कितने दिनों का फेस्टिवल है, 7 डेज का, 7 दिनों का। 1958 से इसका आयोजन जो है वो कराया जा रहा है, और इसमें कालिदास सम्मान की क्या होती है, इसमें कालिदास सम्मान की घोषणा की जाती है। कालिदास फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। 7 दिनों का फेस्टिवल है जिसमें अलग अलग क्लासिकल और संस्कृत लिटरेचर के जो आर्टिस्ट हैं या जो कवि हैं वो आते हैं, है ना, और उन्हें कालिदास अवार्ड भी अनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट है मांडू उत्सव। मांडू उत्सव कहाँ पे लगता होगा, मांडू उत्सव धार के मांडू में, धार जिले के मांडू में। उसके बाद तुलसी उत्सव। तुलसी उत्सव कहाँ पे लगता है, रामवन सतना, चित्रकूट या रामवन। रामवन सतना में, फ्रॉम धनतेरस टू दिवाली। कौन सी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे, है ना। तो जो तुलसी उत्सव है ना, तुलसी उत्सव कहाँ पर लगता है, तुलसी उत्सव कहाँ पर होता है, रामवन चित्रकूट सतना, ठीक है, सतना के चित्रकूट में। कब से कब तक के लिए लगता है, फ्रॉम धनतेरस टू दीपावली। कौन सी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो छोराबाड़ी ग्लेशियर, छोराबाड़ी ग्लेशियर, है ना, छोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, छोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड से। और ये ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो कौन सा लेक फॉर्म करता है, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ विच लेक, तो गांधी सरोवर लेक। कौन सा लेक, मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ गांधी सरोवर लेक। कौन सा लेक, गांधी
सरोवर लेक। ठीक है, तो तुलसी उत्सव कब से कब तक लगता है? तुलसी उत्सव चित्रकूट सतना में या रामवन सतना में लगाया जाता है और ये धनतेरस से लेकर दीपावली तक लगाया जाता है। कौन सी नदी पे? मंदाकिनी नदी के किनारे। उसके बाद राष्ट्रीय रामलीला समारोह। राष्ट्रीय रामलीला समारोह कहाँ पर होता है? भोपाल में। उसके अलावा जो सिर्फ रामलीला समारोह है वो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में या विभिन्न क्षेत्रों में, ना केवल जिलों में बल्कि जो कार्तिक मतलब जो दीपावली के समय पे या जो दशहरे के पहले जो नौ दुर्गा आती है ना, उनमें जो कुंवार महीने की नवरात्रि होती हैं उनमें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले के अलग अलग गांवों में भी क्या आयोजित किया जाता है? विभिन्न जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो राष्ट्रीय रामलीला समारोह जो है वो कहाँ पर आयोजित होती है? भोपाल में। और मध्य प्रदेश के विभिन्न जगहों पर क्या आयोजित किया जाता है? रामलीला समारोह। उसके बाद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह, इसका आयोजन कहाँ पे होता है? मैहर सतना में। क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन कौन थे? ये फेमस सरोद वादक। कौन थे? फेमस सरोद प्लेयर थे, है ना? कौन थे ये फेमस? सरोद प्लेयर। और इन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? आफ्ताब ए सरोद और भारत गौरव। आफ्ताब सरोद और भारत गौरव। आफ्ताब सरोद एंड भारत गौरव से किसको सम्मानित किया गया था या किससे उपाधि मिली थी आफ्ताब ए सरोद और भारत गौरव की? उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो समारोह है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश के, अब तो मैहर जिला बन गया है ना, तो सतना नहीं, अब मैहर जिले में, मध्य प्रदेश के मैहर जिले में किसका आयोजन कराया जाता है? अलाउद्दीन खान समारोह का। इसलिए मैहर जिले को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की म्यूजिक या म्यूजिक सिटी भी बोलते हैं ना। ग्वालियर को तो बोलते ही हैं, मैहर को भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे फेमस सरोद प्लेयर है ना, फेमस सरोद वादक, प्रसिद्ध सरोद वादक किसका जन्म हुआ था? उस्ताद अलाउद्दीन खान का। उस्ताद अलाउद्दीन खान का। उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह तो मैहर में होता है, लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन खान जो अकेडमी है, क्या है? अकेडमी, वो कहाँ पर है? ये भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। फिर उसके बाद कुछ फेस्टिवल्स अदर इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ तक हमने मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना। उसके बाद हम बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मध्य प्रदेश का टूरिज्म। उससे पहले मैंने आपको ये फेयर्स, फेस्टिवल्स, ये सारे जो छोटे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट करा दिए, जिसमें कई सारे इम्पोर्टेंट जो समारोह हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला समारोह कौन सा हमने देखा था? सबसे पहले हमने देखा था तानसेन समारोह। तानसेन समारोह का आयोजन कब किया जाता है? दिसंबर के महीने में, और दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया था, है ना, 100वां तानसेन समारोह। और इसमें तानसेन अवार्ड की घोषणा भी जो है वो की जाती है। उसके बाद फिर हमने कई सारे अवार्ड्स देखे, जैसे कालिदास सम्मान भी आयोजित किया जाता है। उसके अलावा मांडू उत्सव, फिर निमाड़ उत्सव और कालिदास फेस्टिवल। नेक्स्ट है अदर इम्पोर्टेंट कुछ फेस्टिवल्स है, तो कौन कौन से हैं? आमिर खान समारोह। तो आमिर खान समारोह, आमिर खान कौन थे? उस्ताद आमिर खान। तो ये ध्रुपद गायक, ध्रुपद गायक, ध्रुपद गायक थे। आमिर खान फेस्टिवल में क्या था? ध्रुपद गायक थे। आमिर खान फेस्टिवल कहाँ पे होता है? इंदौर में। क्यों? क्योंकि जो उस्ताद आमिर खान थे वो कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। तो ध्रुपद गायक थे और क्या गाते थे? ध्रुपद ब्लेंड विथ ख्याल, मतलब ख्याल और ध्रुपद मिला हुआ, है ना, मिलाकर गाते थे। तो ध्रुपद और ख्याल स्टाइल में गाना कौन गाता था? ध्रुपद ब्लेंड विथ ख्याल सिंगिंग। ख्याल भी सिंगिंग का एक टाइप है। तो ध्रुपद
ब्लेंड विथ ख्याल। और उसके बाद इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक गाई है ना, क्लासिकल म्यूजिक इन द फिल्म्स लाइक बैजू बावरा, बैजू बावरा, बैजू बावरा एंड झनक, झनक पायलिया बाजे। कौन कौन सी फिल्म में इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक गाई है? तो बैजू बावरा एंड झनक झनक पायलिया बाजे किसने? उस्ताद आमिर खान ने। और उस्ताद आमिर खान कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। और क्या गाते थे? ध्रुपद ब्लेंड विथ ख्याल स्टाइल। नेक्स्ट क्या है? टेपा समारोह। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। फिर दुर्लभ वाद विनोद समारोह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में इसका आयोजन किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से। कहाँ से किया जाता है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से। पहले इसका आयोजन कुछ समय तक कहाँ से होता था? जबलपुर में, है ना। लेकिन बाद में अब कहाँ पे आयोजन होता है इसका? तो इसका आयोजन होता है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। फिर ध्रुपद समारोह, ध्रुपद समारोह, ध्रुपद समारोह कहाँ पे होता है? भोपाल में। नेक्स्ट है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के थे ये? शाजापुर के। प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? अभी हाल ही में हमने पढ़ी हैं। तो इनका महाकाव्य था उर्मिला, उसके अलावा इनके पोएम्स थी कुमकुम, रश्मि रेखा, विनोव स्तवन, हम विश्वाई जन्म के, और अपलक और क्वाशी। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? शाजापुर जिले में। उसके बाद ओरछा उत्सव, ओरछा फेस्टिवल, है ना। ओरछा फेस्टिवल किस नाम से जाना जाता है ओरछा को? मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी, मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी। किसके कारण? यहाँ के धार्मिक महत्वों के कारण। किस नाम से जाना जाता है ओरछा? अयोध्या नगरी के नाम से जाना जाता है। तो निवाड़ी में लगता है। फिर मध्य प्रदेश उत्सव न्यू दिल्ली में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पे लगाया जाता है? जबलपुर में। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो सृजन पीठ है, कई सारी सृजन पीठ है मध्य प्रदेश की, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह ये कहाँ पर होता है? जबलपुर में। और जबलपुर का जो जबलपुर का जो रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है जो, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ पर है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। क्या सिचुएटेड है? सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। उसके बाद पद्माकर समारोह ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? सागर में। क्यों आयोजित किया जाता है सागर में? क्योंकि पद्माकर कहाँ के थे? सागर के थे, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। और इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त था? इन्हें था दौलत राव सिंधिया। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। तो दौलत राव सिंधिया कौन थे? दौलत राव सिंधिया सिंधिया राजवंश के शासक, जिन्हें क्या कहा जाता है? मोती वाला, क्योंकि इन्होंने मोतियों के व्यवसाय के लिए मार्केट व्यवस्था जो है वो उपलब्ध कराई थी। तो पद्माकर समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? सागर में, क्योंकि उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर जिले में। इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं पद्माकर की? तो हिम्मत बहादुर विरुदावली, फिर प्रताप सिंह बहादुर विरुदावली, जयसिंह बहादुर विरुदावली, यमुना लहिरी, प्रबोध राम रसायन, प्रबोध पचासा और प्रबोध चंद्रॉय। नेक्स्ट है भोजपाल उत्सव, ये भोपाल में होता है। और भोज समारोह मतलब राजा भोज समारोह कहाँ पर होता है?
धार में। क्योंकि इनकी जो कैपिटल थी, इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? धार में। और इन्होंने धार में क्या बनाया था? भोजशाला। भोजशाला। तो भोजशाला का निर्माण किसने कराया था? राजा भोज ने। कहाँ पर कराया था? धार में। और ये भोजशाला क्या है? तो ये है भाई संस्कृत अध्ययन का केंद्र। क्या है ये? तो ये संस्कृत अध्ययन का केंद्र है, या सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज। क्या है सेंटर ऑफ संस्कृत स्टडीज? भोजशाला, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? धार में, मध्य प्रदेश के धार जिले में, जिसका निर्माण किसने कराया था? राजा भोज ने। तो यहाँ पर हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? तो हमने आज देख लिया मध्य प्रदेश के प्रमुख शिल्पकलाएं, मेजर स्कल्पचर आर्ट, और मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। अब हम स्टार्ट करेंगे एक और छोटा टॉपिक, मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट फेयर्स, मतलब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध या प्रमुख कौन कौन से मेले हैं उनके बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले स्टार्ट करने से पहले मध्य प्रदेश के मेले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, या मध्य प्रदेश में राजस्व की दृष्टि से, या मध्य प्रदेश के रिवेन्यू के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सिंहस्थ का मेला, है ना। कौन सा मेला है? सिंहस्थ फेयर या सिंहस्थ का मेला, जिसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किसका आयोजन किया जाता है? सिंहस्थ फेयर। और सिंहस्थ का जो मेला है वो मध्य प्रदेश में रिवेन्यू के पर्सपेक्टिव से सबसे क्या है? सबसे बड़ा मेला है। मतलब सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जो है वो जनरेशन होता है मध्य प्रदेश के सिंहस्थ मेले से। अब कब लगाया जाता है सिंहस्थ मेले से? प्रत्येक 12 वर्षों बाद, है ना। प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में कौन सा मेला लगाया जाता है? सिंहस्थ का मेला। कब लगता है? जब जो जुपिटर ग्रह है या जब जो बृहस्पति ग्रह है वो सिंह राशि में प्रवेश करता है और जो सूर्य है उसका प्रवेश
मेष राशि में होता है। तो सिंहस्थ का मेला कब लगाया जाता है? जब जो बृहस्पति ग्रह है, तो जब बृहस्पति ग्रह का प्रवेश सिंह राशि, नाम है ना, जुपिटर इंटर्स इन द लियो साइन ऑफ ज़ोडिक, तब कौन सा मेला लगाया जाता है? सिंहस्थ का मेला। तो सिंहस्थ के मेले के बारे में हमने क्या चीजें पढ़ी, यहाँ पर देख लेते हैं। सिंहस्थ के मेले के लिए हमने क्या पढ़ा सर्वप्रथम? तो इसमें हमने देखा कि सिंहस्थ है ना, अब क्या देखा हमने सिंहस्थ में? लार्जेस्ट फेयर ऑफ मध्य प्रदेश, रिवेन्यू की दृष्टि से भी और ओवरऑल भी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सिंहस्थ का मेला, जो ओवरऑल भी सबसे बड़ा है और किस दृष्टि से? रिवेन्यू की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। उसके बाद कब लगता है? व्हेन जुपिटर, मतलब बृहस्पति, इंटर्स इन लियो साइन ऑफ ज़ोडिक, मतलब जो हमारी राशियां होती हैं उसमें जब सूर्य का प्रवेश लियो राशि मतलब कि सिंह राशि में होता है, तब सिंहस्थ का मेला लगाया जाता है आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। और अब नेक्स्ट सिंहस्थ कब लगाया जाएगा? 2028 में, है ना। कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी के किनारे लगता है? क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सा मेला लगाया जाता है? सिंहस्थ का मेला। सिंहस्थ का मेला। तो ये इंपॉर्टेंट मेला कौन सा हुआ? सिंहस्थ का। अब एक चीज हम देखें कि मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर मेला लगता है। तो मध्य प्रदेश में 1400 स्थानों पर, मध्य प्रदेश में 1400 स्थानों पर क्या लगता है? तो मध्य प्रदेश में 1400 स्थानों पर मेला लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं? सबसे ज्यादा मेले लगते हैं उज्जैन में, जहां पर सिंहस्थ लगता है। और सबसे कम कहां पर लगते हैं? सबसे कम मेले कहां पर लगते हैं मध्य प्रदेश में? होशंगाबाद या नर्मदापुरम। अराउंड 14 फेयर्स, केवल 14 मेले लगते हैं यहाँ पर, है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं? उज्जैन में। और सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं? नर्मदापुरम या होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में टोटल 1400 स्थानों पर क्या लगता है? मेला लगता है। सिंहस्थ का मेला राजस्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जुपिटर जो है, बृहस्पति ग्रह जो है, और सिंहस्थ का आयोजन भी किस ग्रह पर निर्भर होता है? तो सिंहस्थ का आयोजन बृहस्पति ग्रह पर या जुपिटर पर निर्भर होता है। और हर 12 साल बाद किसका आयोजन किया जाता है? तो सिंहस्थ का। इससे पहले सिंहस्थ कब लगा था? 2016। अब कब लगेगा? 2028 में। और सिंहस्थ में पानी पहुंचाने के लिए, है ना, सिंहस्थ में पानी पहुंचाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? तो नर्मदा नदी का पानी क्षिप्रा नदी को, नर्मदा क्षिप्रा रिवर परियोजना, जिसमें नर्मदा नदी का पानी क्षिप्रा नदी को पहुंचाया जा रहा था, जिससे सिंहस्थ के दौरान पानी की कमी ना हो, है ना। तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। कब से कब तक इसका ड्यूरेशन था? कब से कब तक ये परियोजना चली? तो फरवरी 2012 से, मतलब जब तक इसे, कितना टाइम इसे बनाने में लगा? तो फरवरी 2012 से लेकर नवंबर 2012 तक, अराउंड 14 मंथ। कितने मंथ? तो अराउंड 14 मंथ लगे थे इस परियोजना को बनाने में। और किसके लिए बनाई गई थी? टू प्रोवाइड वाटर ड्यूरिंग द सिंहस्थ।
कौन सी नदी घाटी परियोजना? नर्मदा रिवर लिंकिंग परियोजना। वापस हम आ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के मेले देखते हैं। पहला हमने कौन सा देखा? सिंहस्थ। उसके बाद राजस्व की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा मेला तो कौन सा हमने देख लिया? सिंहस्थ। अब दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है राजस्व की दृष्टि से? तो वो मेला जिसको माधवराव सिंधिया ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? माधवराव सिंधिया। ग्वालियर के माधवराव सिंधिया ने कौन सा मेला शुरू किया था? तो ग्वालियर का व्यापारिक मेला। ग्वालियर का कौन सा मेला? व्यापारिक या ग्वालियर का बिजनेस फेयर। ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था माधवराव सिंधिया ने। और ये जो मेला है वो राजस्व की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा मेला है मध्य प्रदेश का। क्या है? तो राजस्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला। उसके बाद कुछ मेला जिनके कभी कभी है ना मेलों के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं और यहाँ आपसे बाकी मेलाओं के पर्सपेक्टिव में सीधा पूछा जाता है कि पर्टिकुलर कोई मेला है वो कहाँ पे लगता है। जैसे एक बार पूछा गया था कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, तो उसका सीधा है सोडलपुर हरदा। तो हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ मुरैना, मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु मुरैना। तो मुरैना में कौन सा मेला लगता है? नागा जी का मेला। किसका मेला? नागा जी का मेला। कहाँ पर लगता है? तो नागा जी का मेला लगता है मुरैना के पोरसा गांव में। नागा जी का मेला कहाँ पे लगता है? मुरैना के पोरसा गांव में। तो पोरसा गांव मुरैना क्या लगता है? नागा जी का मेला। नेक्स्ट है ग्वालियर। ग्वालियर में किसका मेला लगता है? हीरा भूमिया का मेला। किसका? हीरा भूमिया का। कब लगता है? अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में कौन सा मेला लगता है? हीरा भूमिया का मेला। ये ग्वालियर और गुना दोनों जगह लगता है ना। नेक्स्ट है दतिया। दतिया का मेला, दतिया में कौन सा मेला लगता है? सनकुआ का मेला। तो दतिया के कौन से गांव में लगता है? सेवड़ा। दतिया के सेवड़ा गांव में। तो सेवड़ा गांव दतिया कौन सा मेला लगता है? तो सेवड़ा गांव दतिया में लगता है कौन सा? सनकुआ का मेला। फिर नीमच। नीमच में किसका मेला लगता है? बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। उर्स मतलब मेला। तो बाबा शहाबुद्दीन औलिया बाबा शहाबुद्दीन औलिया इनका उर्स या इनका मेला कहाँ पर लगता है? बाबा शहाबुद्दीन औलिया का मेला, इनका मेला लगता है नीमच में, है ना। कितने दिनों का? 4 दिनों का मेला होता है ये, 4 days फेयर। कितने दिनों का मेला होता है? 4 दिनों का। कहाँ पर लगता है? नीमच में। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। नेक्स्ट है गुना। गुना में किसका मेला लगता है? तेजा जी। तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है? गुना। अब गुना पे भी कहाँ लगता है? तेजा जी का मेला लगता है भामावड़। भामावड़ गुना। तो भामावड़ गुना में किसका मेला लगता है? तेजा जी महाराज का मेला। कहाँ लगता है? भामावड़ गुना। नेक्स्ट है शाजापुर। शाजापुर में किसका मेला लगता है? गरीबनाथ का मेला। शाजापुर में किसका मेला लगता है? बाबा गरीबनाथ का मेला, जो कि शाजापुर के भी कहाँ पे लगता है? अवंतीपुर। अवंतीपुर, अवंतीपुर शाजापुर। तो शाजापुर के अवंतीपुर में कौन सा मेला लगता है? बाबा गरीबनाथ का मेला। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि होशंगाबाद, है ना। होशंगाबाद में, फिर उज्जैन में तो हमने सिंहस्थ कुंभ के बारे में सबसे पहले पढ़ लिया, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा मेला। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में किसका मेला लगता है? कान्हा बाबा, होशंगाबाद में किसका मेला लगता है? रामजी बाबा का मेला। किसका? रामजी सरकार या रामजी बाबा का मेला। कहाँ पर लगता है?
रामजी बाबा का मेला, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? रामजी बाबा का मेला लगता है होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। हरदा में, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि हरदा में या सोडलपुर, सोडलपुर, तो सोडलपुर हरदा में किसका मेला लगता है? कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर हरदा। देन नेक्स्ट, खंडवा में सिंगा जी का मेला लगता है, जो कि इनका बर्थ प्लेस है, पिपलिया गांव खंडवा का किसका मेला लगता है? संत सिंगा जी का। फिर नेक्स्ट क्या है? बालाघाट, बालाघाट में किसका मेला लगता है? रामपायली मेला। रामपायली मेला कहाँ पर लगता है? रामपायली मेला बालाघाट में। कौन सी नदी के किनारे? चंदन नदी। चंदन नदी मतलब बालाघाट में रामपायली मेला लगता है, कौन सी नदी के किनारे? तो चंदन नदी के किनारे। नेक्स्ट है गोटमार मेला। गोटमार मेला, ये इंपॉर्टेंट मेला है। गोटमार मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में। बरमान का मेला कहाँ लगता है? गाडरवारा नरसिंहपुर में। 14 दिनों के, सॉरी कितने दिनों के लिए मेला लगाया जाता है? तो जो बरमान का मेला है ना, वो कितने दिनों के लिए लगता है? 13 दिनों के लिए। किस समय पर लगता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के समय गाडरवारा में कौन सा मेला लगता है? बरमान का मेला। कहाँ पर लगता है? गाडरवारा नरसिंहपुर। कौन सा मेला? बरमान का मेला। कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए। नेक्स्ट है सीधी। सीधी में मेला लगता है चंडी देवी का। रीवा में किसका मेला लगता है? महामृत्युंजय का मेला। इसका आयोजन भी प्रत्येक वर्ष जो है वो होता है ना, प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। देन नेक्स्ट है छतरपुर। छतरपुर में कौन सा मेला लगता है? तो छतरपुर में लगता है जल बिहारी का मेला। किसका मेला? जल बिहारी का मेला। और ये जो मेला है ना, वो दशहरा से दिवाली, दशहरा और दिवाली वाले, जो दशहरा से दिवाली तक के बीच में कौन सा मेला लगता है? तो दशहरा से दिवाली तक जो है छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगता है ना। हमने एक और चीज़ देखी थी, जो दशहरा से दिवाली के बीच तुलसी उत्सव, जो कि रामवन सतना में होता है, ये दशहरा से दिवाली तक ये उत्सव मनाया जाता है। उसी तरह छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगता है, जो कि दशहरा से दिवाली तक लगता है। तो ये हो गए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मेला, है ना, जिसमें एक हमने वो नहीं देखा सागर में। तो सागर में भी एक इम्पोर्टेंट मेला लगता है, कौन सा? सागर। सागर में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में कौन सा मेला लगता है? उल्दन का मेला। उल्दन का मेला कहाँ पर लगता है? सागर में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कौन सा मेला लगता है? तो उल्दन का मेला। तो ये हमने देख लिए मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स है जिनसे कभी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको अलग से टेबल बनाकर लिख लीजिए, है ना। वो चीज़ मैं नोट कराती हूँ और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहला है कौन सा?
सबसे पहले क्या है, ये रतनगढ़ का मेला। रतनगढ़ का मेला कहाँ पर लगता है, दतिया में। सानोधा का मेला सागर में। उसके बाद फिर भापेल का मेला, कौन सा मेला, भापेल का मेला, ये कहाँ पर लगता है, ये भी सागर में लगता है। नेक्स्ट है रहस मेला। हमने रहस और क्या पढ़ा था, ड्रामा भी पढ़ा था ना, लोकनाट्य, बुंदेलखंड का इंपॉर्टेंट लोकनाट्य कौन सा, रहस, तो वो भी हमने पढ़ा था। और रहस का मेला कहाँ पर लगता है, गढ़ाकोटा सागर में, सागर के गढ़ाकोटा में। उसके बाद कुआंतल, कुआंतल का मेला कहाँ पर लगता है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। शरद समैया का मेला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बालाजी मेला, बालाजी मेला। एक नेक्स्ट है बनेनी घाट मेला। तो वो जो मेले हमने मैप पे पढ़े वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही, है ना, जिसमें शहाबुद्दीन औलिया का मेला कितने दिन के लिए लगता है, 4 दिनों के लिए, ये आपको पता होना चाहिए दिन के हिसाब से। और उसके बाद जैसे हमने बरमान का मेला पढ़ा तो वो 13 दिनों के लिए लगता है मकर संक्रांति के समय पे, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट मेला यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जिनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, बनेनी घाट का मेला, ये भी आप नोट करिए कि ये मध्य प्रदेश के सागर में लगता है। रतनगढ़ का मेला, रतनगढ़ वाली माता कहाँ पर है, दतिया में, तो रतनगढ़ का मेला लगता है रतनगढ़ दतिया। सनोधा का मेला सागर में, भापेल का मेला सागर जबलपुर मार्ग में लगता है ना। उसके बाद रहस गढ़ाकोटा, रहस गढ़ाकोटा, रहस मेला कहाँ पर लगता है, गढ़ाकोटा में। नेक्स्ट है कुआंतल का मेला, तो पन्ना, कुआंतल का मेला कहाँ लगता है, पन्ना में। अबार माता का मेला छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अबार माता का मंदिर है, जहाँ पर क्या लगता है, अबार माता का मेला। फिर बड़े बाबा का मेला, ये लगता है दमोह में। अब दमोह में कहाँ, तो दमोह में प्रमुख तीर्थ स्थल है कौन सा, कुंडलपुर, कौन सा, कुंडलपुर। तो कुंडलपुर में बड़े बाबा का मेला लगता है, कहाँ पर है, जो किस जिले में, दमोह में। शरद समैया का मेला, इसका पूरा नाम है प्राणनाथ का शरद समैया का मेला, प्राणनाथ का शरद समैया का मेला, जो कि कहाँ पर लगता है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। और बालाजी मेला कहाँ पर लगता है, बुरहानपुर में। तो ये आपके क्या हो गए, इंपॉर्टेंट कुछ फेयर्स, जिसमें आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए सिंहस्थ के मेले के बारे में, क्योंकि ये रेवेन्यू की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए ग्वालियर के व्यापारिक मेले के बारे में। कौन से मेले के बारे में, ग्वालियर का व्यापारिक मेला, ग्वालियर का ट्रेड फेयर या बिजनेस फेयर, क्योंकि वो राजस्व की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा मेला है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट मेला हैं जहाँ जिनका आपको जगह या जिनकी जगह जो है वो आपको पता होना चाहिए।
अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जहाँ से क्वेश्चन हर साल आना ही आना है, और हर बार क्वेश्चन हमने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री तो अलग चीज़ है, हिस्ट्री में तो हमने देखा ही कि कौन कौन से कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट में हमने सारी बैटल्स को भी एक प्रॉपर ऑर्डर में देखा था, है ना। यहाँ पे अभी तक हमने फोक कल्चर पढ़ लिया है, जिसमें हमने ऑलरेडी फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स, फोक जो हमारी पेंटिंग्स हैं और फोक ड्रामा, ये चीज़ें देख ली। मध्य प्रदेश की शिल्पकला देख ली, और मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट साहित्यकार देख लिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह देख लिए, और मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले देख लिए। अब इनमें से आपके इन सभी के बीच से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल सीधे आने हैं। ये मेरी आपसे क्या है ना, ये मेरी आपसे गारंटी है कि आर्ट एंड कल्चर में हमने जितना भी पढ़ा है उससे आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आने हैं, और वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने हैं, क्योंकि कुछ भी हमने इनमें इननेसेसरी चीज़ नहीं पढ़ी है। सारी चीज़ें वही पढ़ी हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं या कई बार पूछी भी जाती हैं और हमें उन चीज़ की जानकारी भी नहीं होती। तो अब मध्य प्रदेश का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टूरिज्म, जहाँ से हर साल 3 मार्क्स 4 मार्क्स में क्वेश्चन आना ही आना है ना। तो वो स्टार्ट करने से पहले, टूरिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आज की क्लास में आपको एक छोटा सा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ, क्योंकि कई बार वो आर्ट एंड कल्चर में कुछ भी जैसे पूछ रहे हैं तो ये भी पूछ सकते हैं कि अभी जैसे हमने एक सृजन पीठ पूछा कि सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय पर स्थित है, या किसी विश्वविद्यालय से कुछ डिबेट्स चल रही हो, या वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ हो, या कोई भी इवेंट हुआ हो, तो उससे संबंधित अगर वहाँ पे कोई सृजन पीठ है तो वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इसीलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमें टूरिज्म इन मध्य प्रदेश पढ़ना है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना टॉपिक लास्ट क्या रखेंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ जो हैं वो मैं आप सभी को नोट करवा रही हूँ, आप उसको नोट कर ले सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कौन सी, निराला सृजन पीठ। कौन सी सृजन पीठ, निराला सृजन पीठ। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ। नेक्स्ट है प्रेमचंद, प्रेमचंद सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ। नेक्स्ट कौन सी है, एक तो हमने अभी पढ़ी है ना, जब हम सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ रहे थे, रानी दुर्गावती सृजन पीठ। फिर आदि शंकराचार्य, जानते हैं आप सब आदि शंकराचार्य को, फर्स्ट रिफॉर्मर ऑफ हिंदुइज्म कौन माने जाते हैं, आदि शंकराचार्य। तो ये क्या हमने लिखी, मध्य प्रदेश की प्रमुख, क्या है हमारा टॉपिक, मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ, मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी सृजन पीठ कहाँ है। तो निराला सृजन पीठ कहाँ है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पर है, तो ये है हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर जो यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर है ये, सागर में। तो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, यहाँ पर कौन सी सृजन पीठ है, गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ। उसके बाद प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है ये आप सभी को पता है, उज्जैन,
दुर्गावती सृजन पीठ अभी हमने पढ़ा, कहाँ, इसमें कहाँ पर है दुर्गावती सृजन पीठ? ये दुर्गावती सृजन पीठ को हम सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, जो कि कहाँ पर है? दुर्गावती विश्वविद्यालय। दुर्गावती विश्वविद्यालय में क्या सिचुएटेड है? सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, जिसे दुर्गावती सृजन पीठ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ सिचुएटेड है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह भी आयोजित होता है। तो कहाँ है दुर्गावती विश्वविद्यालय? हम सबको पता है, जबलपुर। आदि शंकराचार्य पीठ, ये कहाँ है भाई? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर खंडवा। ओमकारेश्वर खंडवा। यहाँ पर सरकार क्या बना रही है? शंकराचार्य की, शंकराचार्य का सबसे बड़ा स्टैचू, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस। वननेस मतलब एकता। तो स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पर बना रही है सरकार? ओमकारेश्वर खंडवा में। और आदि शंकराचार्य पीठ भी कहाँ पर है? ओमकारेश्वर खंडवा। उसके बाद 3-4 और इम्पोर्टेंट सृजन पीठ हैं, है ना? ऊपर वाले में इरेज कर देती हूँ। एक है हमारी कौन सी? परशुराम। परशुराम सृजन पीठ। परशुराम सृजन पीठ। एक है हमारी क्या? परशुराम सृजन पीठ। फिर नेक्स्ट है महादेवी वर्मा पीठ। महादेवी वर्मा सृजन पीठ, ठीक है। एक कौन सी है? महादेवी वर्मा सृजन पीठ। नेक्स्ट है गांधी शोध मतलब रिसर्च सृजन पीठ। गांधी शोध सृजन पीठ। और लास्ट है हमारी राजशेखर सृजन फिर कौन सी है हमारी? राजशेखर सृजन पीठ। तो परशुराम पीठ ये कहाँ पे है? परशुराम पीठ है जाना पाओ, जहाँ पे जाना पाओ है ना, तो जाना पाओ महू। जाना पाओ महू। कितनी नदियाँ निकलती हैं जाना पाओ महू से? ऐसा माना जाता है 7.5 रिवर्स, 7.5 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? जनापाव मऊ से। जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कौन सी निकलती है जनापाव मऊ से? मध्य प्रदेश की दूसरे सबसे बड़ी नदी, जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा पीठ। महादेवी वर्मा पीठ कहाँ पर है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी कॉलेज। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय या हिंदी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कौन सी पीठ है? महादेवी वर्मा। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? भोपाल में। फिर गांधी शोध पीठ हमारे DAVV इंदौर में है। कहाँ पर? DAVV इंदौर। और राजशेखर सृजन पीठ जबलपुर। राजशेखर सृजन पीठ कहाँ पर है? जबलपुर में। तो ये है मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सृजन पीठ जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय से या किस जगह से एसोसिएटेड है।
तो दोस्तों हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।